Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. दोस्तों शुरू करने से पहले आई लाइक टू मेंशन वन थिंग, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं। इस वजह से इन दिनों न्यूज़ साइकिल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं हो रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं वो हेवीली पॉलिटिकल हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप अपनी स्टैटिक प्रिपरेशन पर और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आज की पहली न्यूज़ है इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया एक रेगुलेटरी डिसीजन। तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज पार्ट ऑफ इट्स रेगुलेटरी ड्यूटीज पेटीएम कंपनी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। और अब इन लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस के बाद पेटीएम के कस्टमर्स अपने मोबाइल वॉलेट को यूज नहीं कर सकेंगे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पर ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के बाद पता चला है कि पेटीएम आरबीआई के रेगुलेशंस को पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पेटीएम ने आरबीआई के रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई नहीं किया है और अब पेटीएम को कुछ समय दिया गया है कि वो उस समय तक आरबीआई के रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना शुरू कर दें। आपके लिए इस न्यूज इवेंट में ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई किस तरीके से एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर्स को रेगुलेट करता है। वो एंटिटीज जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है वो पेमेंट इंटरमीडियरीज भी हैं, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस भी हैं, वो रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं वगैरह। तो ये सभी एंटिटीज और आरबीआई के पूरे रेगुलेटरी रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी इकोनॉमी की प्रिपरेशन का ये एक मेजर पार्ट है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है वाराणसी में लोकेटेड ज्ञान व्यापी मॉस्क से। अब इस सीरीज ऑफ इवेंट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब इस सीरीज ऑफ इवेंट में ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि वाराणसी के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि वाराणसी में लोकेटेड ज्ञान व्यापी मॉस्क की बेसमेंट को खोल दिया जाए, जिस बेसमेंट का नाम है व्यास का तहखाना। इस बेसमेंट को खोल दिया जाए ताकि हिंदू डिवोटीज यहां पर प्रे कर सकें। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया है कि वहां पर पूजा करने के लिए जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका इंतजाम कराया जाए। अब ज्ञान व्यापी मॉस्क को रिप्रेजेंट कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह ऑर्डर 1986 में दिए गए ऑर्डर की तरह है, जब बोला गया था कि बाबरी मस्जिद के तालों को खोल दिया जाए ताकि वहां पर डिवोटीज प्रे कर सकें। अब 1986 में वहां ताले खोलने के बाद वहां की कम्युनल हार्मनी काफी डिसरप्ट हो गई थी। अब इस ऑर्डर के बाद क्या होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि ये एक मेजर न्यूज है, बट ये हेवीली पॉलिटिकल न्यूज है। इस सीरीज ऑफ इवेंट में और जो भी डेवलपमेंट होती है वील कीप फॉलोइंग इट। अभी के लिए आपके लिए इतनी जानकारी काफी है। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में अगले हफ्ते इलेक्शन होने वाले हैं और अब इलेक्शन से एक हफ्ते पहले वहां के एक कोर्ट ने करप्शन के चार्जेस पर 14 और सालों की सजा दे दी है और इस सजा के सुनाए जाने से एक दिन पहले ही उनको 10 साल की और सजा सुनाई गई थी। अब काफी सारे ऑब्जर्वर्स का कहना है कि पाकिस्तान के इमरान खान को सुनाई गई ये सजा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वहां की मिलिट्री जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है वो चाहती है कि इमरान खान जेल में ही रहें, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करें और पावर मिलिट्री के हाथ में ही रहे। और फ्रेंड्स, इससे पता भी चलता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का क्या हाल है, वहां पर डेमोक्रेसी का क्या स्टेट है और वहां पर जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है। अब इस इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वील फॉलो इट अप। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है पार्लियामेंट से, जिसका बजट सेशन आज से शुरू हो गया है। ये इस गवर्नमेंट का 17th लोकसभा का आखिरी पार्लियामेंट सेशन होगा और इसके बाद जनरल इलेक्शंस होंगे। तो इस न्यूज इवेंट की बात करते हैं। तो क्योंकि आज पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुआ है, तो जनरली पार्लियामेंट सेशन के स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट देती है। तो स्टेटमेंट में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट सेशन में केवल इंटरिम बजट को पास किया जाएगा, फुल बजट को पास नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि गवर्नमेंट फुल बजट को पास करेगी नई गवर्नमेंट बनने के बाद, इलेक्शंस होने के बाद, इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद। अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं
कि इंटरिम बजट क्या होता है। हालांकि अपने एडिशंस में हम पहले इस पर बात कर चुके हैं, बट एक बार फिर से करते हैं। एंड यू मस्ट रिमेंबर कि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट, जिसको वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ब्रीफ में बात करें, वोट ऑन अकाउंट में केवल अगले 2 महीने के हिसाब से पैसे को अप्रोप्रिएट किया जाता है। मनी इज अप्रोप्रिएटेड फॉर रफली 2 मंथ्स टू मीट द एक्सपेंडिचर, खर्चे को पूरा करने के लिए अंटिल द इलेक्शंस आर डन एंड डस्टेड। ये एक टेम्पररी मेजर होता है और इस पर कोई खास डिबेट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, नॉन इलेक्शन ईयर्स में पूरे अगले 1 साल के लिए बजट को पास किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि ये हमारे खर्चे होंगे और ये हमारे रेवेन्यूज होंगे, और अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। पर क्योंकि लगभग 2 महीने बाद ही इलेक्शंस हैं, तो ये फेयर नहीं होगा कि गवर्नमेंट पूरे साल के लिए बजट को पास करे, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए और नई गवर्नमेंट फिर जाहिर सी बात है नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना चाहेगी, और उसके लिए उसको फिर दोबारा से बजट को पास करना पड़ेगा, जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है अगर अभी इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट पूरे फुल बजट को पास कर देती है तो। इसलिए बीन रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट केवल अगले 2 महीने के लिए बजट को पास करती है, केवल 31 मार्च तक के बजट को, और इस तरीके के केवल अगले 2 महीने के बजट को इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट बोला जाता है। और इस बजट सेशन में भी केवल इंटरिम बजट को पास किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंटरिम बजट की और डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, यहां पर केवल इस पर ब्रीफ में बात हुई है। नोट्स में ये इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रेजेंट है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन नोट्स को एक्सेस कर लें और वहां से इन डिटेल्स को और बाकी और डिटेल्स को पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है पार्लियामेंट से। इसका कॉन्टेक्स्ट है प्रेसिडेंट का एड्रेस। तो फ्रेंड्स, इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जॉइंटली एड्रेस किया है। ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर साल की शुरुआत में और हर नई गवर्नमेंट बनने के बाद उसके पहले सेशन को ऐसे एड्रेस करती हैं। तो क्योंकि ये इस साल का पहला पार्लियामेंट्री सेशन है, इसलिए इट स्टार्टेड विद अ प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो लोकसभा और राज्यसभा को जॉइंटली एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट बोलती हैं कि एक डेवलप्ड इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। वो बोलती हैं कि इंडिया राइट नाउ इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। वो अपने एड्रेस में बोलती हैं कि ग्लोबल लेवल पर स्लो डाउन होने के बावजूद भी इंडिया की इकोनॉमी ने पिछले 2 क्वार्टर्स में लगभग 7.5% के रेट पर ग्रो किया है, जो कि एक काफी अच्छी ग्रोथ रेट है। कि इंडिया जहां एक समय पर फ्रेजाइल 5 कंट्रीज का पार्ट था, वो अब टॉप 5 इकोनॉमिक पावर्स में है। वो बोलती हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी डबल हो गई हैं, और गवर्नमेंट के एक मेजर इनिशिएटिव खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में भी काफी ग्रोथ हुई है। वो बोलती हैं कि इंडिया में इनकम टैक्स भरने वाले लोगों का भी काउंट बढ़ा है, और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आज के समय पर काफी हेल्दी स्टेट में हैं, जिनकी वैल्यू लगभग $600 बिलियन है। वो बोलती है कि गवर्नमेंट की कोशिश है फार्म सेक्टर को और प्रॉफिटेबल बनाने की। फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड वो स्कीम्स की बात करती हैं, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम। इस न्यूज के पर्सपेक्टिव से एज आई सेड आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि वो कौन से ओकेजन्स होते हैं जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करती हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज भी रिलेटेड है पार्लियामेंट से। इस न्यूज इवेंट में बात की गई है इस बजट सेशन की, जो कि इस 17th लोकसभा का लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन होगा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इस न्यूज आर्टिकल में बात की गई है कि इस बजट सेशन में इससे पहले हुए मॉनसून सेशन में सस्पेंड किए गए ऑपोजिशन एमपीज भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस न्यूज इवेंट में बात की गई है इससे पहले हुए विंटर सेशन में सस्पेंड किए गए एमपीज भी पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि इससे पहले हुए विंटर सेशन में दोनों हाउसेस से मिलाकर इन टोटल 146 एमपीज को सस्पेंड किया था। इन सस्पेंडेड एमपीज में 100 थे लोकसभा से और बाकी थे राज्यसभा से। तो क्योंकि उन सस्पेंडेड एमपीज का सस्पेंशन केवल विंटर सेशन तक था, अब इस नए सेशन में, बजट सेशन में,
वो सस्पेंडेड एमपीज भी पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज इवेंट भी रिलेटेड है पार्लियामेंट से। इसका कॉन्टेक्स्ट है होने वाले राज्यसभा के इलेक्शन। तो फ्रेंड्स, 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे। 27 फरवरी को ऐसे कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं जिनकी राज्यसभा की 6 साल की टेन्योर पूरी हो जाएगी, जैसे कि जे प्रकाश नड्डा और 9 ऐसे यूनियन मिनिस्टर्स, विच ऑल्सो इंक्लूड्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, और एक मेजर डिफरेंस ये है कि लोकसभा की लाइफ होती है 5 साल, जिसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है और फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। पर राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, हर 2-2 साल बाद इसके इलेक्शंस होते हैं। फ्रेंड्स, ये एक काफी फंडामेंटल टॉपिक है विच आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है। इसकी डिटेल आपको अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस बुक के पार्लियामेंट चैप्टर में मिल जाएंगी। आई होप आप अब तक ये सब पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जल्दी से पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है मालदीव्स में हो रही कुछ डेवलपमेंट्स। तो मालदीव्स, जिसका इंडिया के साथ रिलेशनशिप फिलहाल एक हाई पॉइंट पर नहीं है, जिसकी डिमांड है कि इंडिया वहां से पूरे तरीके से इवैक्यूएट कर ले, और जो चाइना के साथ अपनी नजदीकियों को और बढ़ा रहा है। तो मालदीव्स में वहां की मेजर ऑपोजिशन पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस करने के प्लान्स हैं। मतलब मालदीव के ऑपोजिशन गवर्नमेंट का प्लान है कि वहां के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाए। अब मालदीव का इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मालदीव्स की ओपोजिशन पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि वो ये इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे इस वजह से क्योंकि वहां के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू ने पूरे इंडियन ओशन रीजन को खतरे में डाल दिया है अपनी पॉलिसीज से, और ये न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट वहां के पार्लियामेंट को भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने दे रहे। अपनी फंक्शनिंग में उन पर ये चार्जेस हैं कि वो मनी पावर को यूज कर रहे हैं और मिलिट्री को भी यूज कर रहे हैं। अब क्या ये इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अगर किया जाता है तो इसका क्या आउटकम होता है? दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक इंडियन बायोडाइवर्सिटी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है स्नो लेपर्ड, जो इंडिया में पाया जाता है और जिसका रिसेंटली सर्वे किया गया है और पता लगाया गया है कि इंडिया में एज पर एन एस्टिमेट 718 स्नो लेपर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस सर्वे को करने में 4 साल लगे हैं। अब हम बात करते हैं स्नो लेपर्ड की। तो इंडिया में स्नो लेपर्ड्स माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं, और स्नो लेपर्ड्स जनरली इल्यूसिव होते हैं। इल्यूसिव का मतलब है कि इनको ढूंढना, इनको देखना काफी मुश्किल होता है, ये काफी छुप कर रहते हैं, और माउंटेन लेपर्ड्स के इस इल्यूसिवनेस की वजह से ही ये सर्वे कराना काफी मुश्किल काम था। बट नाउ इट हैज बीन डन। तो अब इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंट इस स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो लद्दाख में प्रेजेंट है 477 स्नो लेपर्ड्स। उसके बाद है उत्तराखंड स्टेट, जहां पर प्रेजेंट है 124 स्नो लेपर्ड्स। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, जहां पर है 51 स्नो लेपर्ड्स। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है सिक्किम, और वो स्टेट जिसमें सबसे कम स्नो लेपर्ड्स हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर विद अ पॉपुलेशन ऑफ 9 स्नो लेपर्ड्स। अब हम एक बार डेडिकेटेडली स्नो लेपर्ड्स की ही बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बायोडाइवर्सिटी की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, और किसी भी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि उस बायोडाइवर्सिटी का IUCN स्टेटस क्या है, उसकी रेंज क्या है, और उसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं। तो अब हम स्नो लेपर्ड की बात करते हैं। स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। ये पाया जाता है एज वी सेड जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया में प्रेजेंट स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का हेमिस नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जो कि स्नो लेपर्ड्स के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया है। स्नो लेपर्ड्स की क्या रेंज है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये इंडिया है, और इंडिया के नॉर्थ में ये स्नो लेपर्ड की रेंज है।
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो फ्रेंड्स, इंडिया और बाकी और नेशंस अपनी तरफ से यूनेस्को को प्रपोज करते हैं कि आप हमारे देश से इन लोकेशंस को कंसीडर करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के लिए। कंट्रीज ऐसी नॉमिनेशंस रेगुलरली करती रहती हैं और एक प्रोसेस के बाद गवर्नमेंट्स की कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2024-25 के लिए इंडिया से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के लिए नॉमिनेट किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को, जो कि मराठास के द्वारा बनाए गए फोर्ट्स का एक नेटवर्क है। और इन फोर्ट से मराठा की मिलिट्री पावर का एक अंदाजा मिलता है। फ्रेंड्स, मराठास के द्वारा कई फोर्ट्स बनाए गए थे, पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेशन में गवर्नमेंट ने 12 फोर्ट्स को इंक्लूड किया है। इन नॉमिनेशन में इंक्लूडेड है सलहेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट, कंदेरी फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट, सिंधुदुर्ग फोर्ट और तमिलनाडु में जिंगी फोर्ट। फ्रेंड्स, फोर्ट्स के नेटवर्क को मराठा पीरियड के दौरान 17th से 19th सेंचुरीज के बीच बनाया गया था और इन फोर्ट्स को कलेक्टिवली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, नोट्स में इन मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की डिटेल्स इलैबोरेटली प्रेजेंट है। यहां पर हमने इसकी ब्रीफली बात करी है, बट आप अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए डिस्क्रिप्शन से लिंक को यूज कर वन नोट नोटबुक को एक्सेस कर लें और वहां से इसके बारे में डिटेल में पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है 16th फाइनेंस कमीशन। तो फ्रेंड्स, 16th फाइनेंस कमीशन को बनाए जाने के प्रोसीजर को कुछ समय पहले स्टार्ट किया गया था। उस न्यूज इवेंट को हमने उस समय अपने न्यूज एडिशन में कवर किया था। अब 16th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड और डेवलपमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि इस 16th फाइनेंस कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स होंगे। गवर्नमेंट ने 16th फाइनेंस कमीशन के 4 फुल टाइम मेंबर्स के नाम को अनाउंस कर दिया है। फ्रेंड्स, जब इस 16th फाइनेंस कमीशन को बनाने की अनाउंसमेंट हुई थी, तब ये तो क्लैरिटी थी कि इसको चेयर करेंगे नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन अरविंद पानागड़िया। पर उस समय ये अनाउंस नहीं किया गया था कि इसके और मेंबर्स कौन होंगे। तो अब उन मेंबर्स की डिटेल्स को भी अनाउंस कर दिया गया है। तो जल्दी से उन मेंबर्स की बात करें तो 16th फाइनेंस कमीशन के और मेंबर्स होंगे फॉर्मर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अजय नारायण झा, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन, इससे पहले एग्जिस्ट करने वाले फाइनेंस कमीशन में भी मेंबर थे। एनी जॉर्ज मैथ्यू, जो कि फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी रह चुकी हैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में। इकोनॉमिस्ट निरंजन राजाध्यक्ष और एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। अब जब फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को डिक्लेयर कर दिया गया है, नाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग और इससे रिलेटेड और जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, वील कीप फॉलोइंग देम। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। ये एक फंडामेंटल टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है। आप इसके बारे में जरूर पढ़ लें कि इसका काम क्या होता है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख लें कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड किन क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, ये न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है रेड सी में चल रहा क्राइसिस। तो फ्रेंड्स, यमन के हुथी रिबल्स ने रेड सी में यूनाइटेड स्टेट्स की एक वॉरशिप पर अटैक किया है। अब ये अटैक्स काफी समय से चलते आ रहे हैं। वी जस्ट मेंशन्ड इट सो दैट यू नो दिस इवेंट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। यमन बेस्ड हुथी ग्रुप्स क्या हैं, इनकी हम पहले बात कर चुके हैं। रेड सी के जियोग्राफिकल फीचर्स की भी बात कर चुके हैं। ये सारी डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है। आई होप आपको भी ये सब डिटेल्स पता हैं। ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इजराइल और हमास के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल आर्मी ने, जो इस समय गाजा में एक्टिव है, उन्होंने हमास के द्वारा यूज किए जाने वाले एक नेटवर्क ऑफ टनल पर अटैक किया है। ये नेटवर्क ऑफ टनल्स हमास के द्वारा यूज की जाती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर मूवमेंट। ये न्यूज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी इंक्लूडेड इट सो दैट यू नो दैट दिस इवेंट इज स्टिल हैपनिंग। फ्रेंड्स, गाजा में इस समय इंटेंस फाइटिंग चल रही है और यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है, उन्होंने वार्निंग दी है कि इजराइल के अगर अटैक्स नहीं रुकते तो गाजा में पूरे तरीके से
ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि वहां पे चल रही गोलीबारी को, लड़ाई को, कॉन्फ्लिक्ट को इमीडिएटली रोक दिया जाना चाहिए। अब इस इवेंट में भी और जो डेवलपमेंट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के द्वारा किए गए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क ने अनाउंस किया है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक के पहले प्रोडक्ट को टेस्ट किया जा चुका है। ये प्रोडक्ट न्यूरालिंक एक छोटा सा डिवाइस है जिसको लोगों के स्कल में, उनकी खोपड़ी में इम्प्लांट किया जाएगा, जिससे ये डिवाइस उन लोगों के ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा एंड इट विल एनहांस द कैपेबिलिटीज। तो इस डिवाइस के टेस्टिंग फेज में जिस पेशेंट के साथ इस डिवाइस को टेस्ट किया गया था, वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। दैट पेशेंट इज रिकवरिंग वेल और टेस्ट रिजल्ट में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं। न्यूरालिंक कंपनी के इस प्रोडक्ट का नाम है टेलीपैथी और इस प्रोडक्ट के यूज से यूजर्स अपने मोबाइल फोन्स को और कंप्यूटर्स को केवल सोचकर ही कंट्रोल कर पाएंगे। इनिशियली इस प्रोडक्ट को यूज किया जाएगा उन लोगों के द्वारा जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अपने हाथ पैर को यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और फ्रांस के करंट रिलेशनशिप। आई होप आपको पता है कि इस रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट वाज इन इंडिया एज अ चीफ गेस्ट। तो इस एडिटोरियल में इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप की बात की गई है। इट्स अ वेरी गुड एडिटोरियल। तो फ्रेंड्स, एज वी सेड, फ्रेंच प्रेसिडेंट वाज इन इंडिया एज चीफ गेस्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक डे। और पिछले साल इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी फ्रांस में थे जब उन्होंने फ्रांस की बेस्टील डे परेड को एज अ चीफ गेस्ट ज्वाइन किया था। इंडिया ने फ्रेंच प्रेसिडेंट को इनवाइट करने से पहले इनवाइट किया था यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को, विच इनविटेशन वाज डिक्लाइंड। पर यूनाइटेड स्टेट्स के इनविटेशन को डिक्लाइन करने के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने इंडियन इनविटेशन को बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे इंडिया और फ्रांस के स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी एक बहुत अंदाजा मिलता है कि ये दोनों देश एक दूसरे को कितनी अहमियत देते हैं। अब बात करते हैं इंडिया और फ्रांस के स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ओरिजिन की, कि इसकी शुरुआत क्या है। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने 1998 में मनाए गए रिपब्लिक डे पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट जैक चिराक को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। और वो साल 1998 शुरुआत थी इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। उस टाइम के फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक चिराक ने इंडिया को न्यूक्लियर स्टेटस ना दिए जाने के डिसीजन को भी प्रोटेस्ट किया था। उनका उस समय कहना था, 1998 में उनका कहना था कि इंडिया को भी एक न्यूक्लियर स्टेट का स्टेटस दिया जाना चाहिए। ये गलत है कि इंडिया को एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट का स्टेटस दिया गया है। और जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तब इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप का एक टेस्ट हुआ था। 1998 में आई होप आपको पता है कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसके बाद इंडिया को ग्लोबली काफी सैंक्शन कर दिया गया था, इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। पर उस समय फ्रांस ने इंडिया का साथ दिया था। फ्रांस, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, ही इज वन ऑफ द P5 कंट्रीज। उसने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को दोबारा से एस्टैब्लिश कर लिया था बड़ी जल्द ही। और फ्रांस का तो ये भी कहना था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करना चाहिए और इंडिया को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप भी देनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक और एरिया जहां पर इंडिया और फ्रांस अलाइन होते हैं वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया शुरुआत से ही नॉन अलाइनमेंट का साथ देती है और फ्रांस ने भी नेटो से विड्रॉ कर लिया था। और दोनों कंट्रीज ने वॉर के खत्म होने के बाद मल्टीपोलैरिटी को एम्ब्रेस कर लिया था। मल्टीपोलैरिटी मतलब कि सभी कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी और कंट्री का साथ दे सकें। ये नहीं कि वो एक ग्रुप को ज्वाइन कर लें और दूसरे ग्रुप से दुश्मनी ले लें। अभी जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसको भी मल्टीपोलैरिटी बोलकर डिस्क्राइब किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, फ्रांस तो रियूनियन आइलैंड्स में भी प्रेजेंट है, जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, 1998 में इंडिया और फ्रांस के बीच एक न्यूक्लियर डायलॉग की शुरुआत की गई। और 1998 में जो ये सिर्फ न्यूक्लियर पर डेडिकेटेड डायलॉग शुरू हुआ था, उसको आगे चलकर बढ़ा दिया गया और इसको बना दिया गया एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक डायलॉग। और इसके लेवल को फिर और बढ़ा दिया गया जब इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो शुरुआत में जब ये पार्टनरशिप फोकस थी केवल न्यूक्लियर पे, स्पेस पे और डिफेंस पे,
इंडिया और फ्रांस का ये डायलॉग धीरे धीरे बढ़कर फिर काउंटर टेररिज्म पे हो गया, फिर इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी इंक्लूड हो गई और फिर साइबर सिक्योरिटीज इश्यूज भी इंक्लूड हो गए। इंडिया और फ्रांस के बीच के फिलहाल कोलैबोरेटिव इश्यूज फोकस्ड हैं, एक्सटेंडेड हैं करंट ग्लोबल चैलेंजेस पर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन और यूक्रेन और गाजा जैसे चल रहे करंट कॉन्फ्लिक्ट्स। फ्रेंड्स, इंडिया और फ्रांस के बीच डिफेंस कोलैबोरेशन भी काफी हेल्थी है। इंडिया और फ्रांस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं सबमरीन प्रोडक्शन में, जिसमें फ्रांस के द्वारा इंडिया को पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाएगी। इंडिया और फ्रांस आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं और फ्रांस ने तो इंडिया को अभी कुछ समय पहले रफाल एयरक्राफ्ट्स भी बेचे थे। फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि इंडिया और फ्रांस के बीच एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप को बनाया गया है और ये दोनों कंट्रीज जो एक दूसरे की मदद करेगी डिफेंस प्रोडक्शन में, उसका गोल होगा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। तो फ्रेंड्स, इंडिया और फ्रांस के बीच के फिलहाल बायलैटरल रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात करें तो, कि इसको ब्रॉडन करने के लिए और गहरा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए उसकी बात करें तो वो होगा कि अपने बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के साथ साथ दोनों साइड्स को कमर्शियल इंटरेक्शन, कमर्शियल पार्टनरशिप और सिविलियन पार्टनरशिप भी बढ़ानी चाहिए। दोनों कंट्रीज के बीच फिलहाल एग्रीमेंट भी है, जैसे कि फिलहाल इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में पढ़ने के लिए 5 साल का शेंजेन वीजा दिया जाता है और दोनों के बीच एग्जिस्ट करने वाले माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत एक यंग प्रोफेशनल स्कीम भी है, जिन स्कीम्स का गोल है इंडिया और फ्रांस के बीच पीपल टू पीपल सिविलियन कनेक्शन भी बढ़ाना। फ्रेंड्स, इंडिया में भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ समय पहले रूल्स को रिवाइज किया था और अब इंडिया में बाहर की यूनिवर्सिटीज अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकती हैं और इन नए रूल्स के तहत गवर्नमेंट की कोशिश है कि फ्रांस के सोरबोन यूनिवर्सिटी के एक कैंपस को इंडिया में एस्टैब्लिश किया जाए। फ्रेंड्स, लगभग 1000 फ्रेंच कंपनीज इस समय इंडिया में ऑपरेट करती हैं और लगभग 150 इंडियन बिजनेसेस फ्रांस में ऑपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल ये स्थिति है कि अगर कोई इंडियन कंपनी यूरोप में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन का एंट्री पॉइंट है फ्रांस और ये एंट्री पॉइंट ब्रेक्सिट से पहले था यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर कंक्लूड करते हैं ये बोलकर कि इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशनशिप पिछले 25 सालों में काफी तेजी से डेवलप हुए हैं, काफी अच्छे तरीके से डेवलप हुए हैं और ये रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी झलकती है और अलग अलग डाइवर्स इश्यूज, अलग अलग तरीके के इश्यूज पर भी दोनों की आपस में एक साथ मिलकर काम करने की योग्यता भी झलकती है। फ्रेंड्स, ये आज का एक और एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जिस मुद्दे को एक हाई लेवल कमेटी इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस कमेटी को हेड करते हैं इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और जिससे झलकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस मुद्दे को कितनी इंपॉर्टेंस देती है। फ्रेंड्स, इस कमेटी को, जिसको इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हेड करते हैं, बनाया गया था सितंबर 2023 में और इस समय ये कमेटी साइमल्टेनियस इलेक्शन की फिजिबिलिटी को टेस्ट कर रही है, अलग अलग स्टेक होल्डर से मीटिंग कर रही है, उनके ओपिनियन ले रही है। द कमिटी इज सीकिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन की। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद जो इनिशियल इलेक्शंस हुए थे 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में, ये इलेक्शंस लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए साइमल्टेनियसली हुए थे, एक साथ हुए थे। पर उसके बाद अलग अलग कारणों से, जैसे कि लोकसभा का प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, गवर्नमेंट का कोलैप्स हो जाना, लोकसभा का डिसॉल्व हो जाना और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी ऐसा हो जाना, इससे ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का साइकिल ब्रेक हो गया और तब से अब तक ये इलेक्शंस अलग अलग समय पर हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये साइमल्टेनियस इलेक्शन की साइकिल को एक बार फिर से शुरू किया जाए, इस पर काफी रिकमेंडेशंस भी दी जा चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1982 में ये रिकमेंडेशन दी थी कि दोबारा से इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए और लॉ कमीशन ने 1999 में ये रिकमेंडेशन दी थी। तो अब बात करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने का फायदा क्या है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के फायदे की बात करें तो पहला फायदा है कॉस्ट रिडक्शन, खर्चे में कमी। फ्रेंड्स, इलेक्शन कराना एक काफी महंगा प्रोसेस है और हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते रहें, ये भी काफी एक्सपेंसिव है।
तो अगर एक साथ सभी इलेक्शंस करा दिए जाएं तो इससे काफी कॉस्ट सेव होगी। दूसरा फायदा है वो ये है कि इससे गवर्नेंस इंप्रूव होगी और पॉलिसी मेकिंग इंप्रूव होगी, क्योंकि जब हर कुछ समय पर इलेक्शंस होते रहते हैं, इन इलेक्शंस की वजह से इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ही एक कैंपेन मोड में रहती हैं, वोट सीक करने के मोड में रहती हैं, और जिस वजह से उनका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। और क्योंकि इलेक्शन से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू होता है, इससे भी एडमिनिस्ट्रेशन नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान किसी नई स्कीम को अनाउंस नहीं किया जा सकता। साइमल्टेनियस इलेक्शन का एक और फायदा है वो ये है कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान डिस्ट्रिक्ट्स में या कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं या जनरल ऑफिशियल्स होते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। उनको काम दे दिया जाता है कि वो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, और इन ऑफिशियल्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इन रीजन में डिप्लॉय किया जाता है, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्सपेंसिव टास्क है। और फ्रेंड्स, अगर इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो इसका एक और फायदा होगा वो ये होगा कि इससे सोशल कोहेजन बढ़ेगा, समाज में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्शन को जीतने के लिए जनरली कैंपेन्स पोलराइजिंग होते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ फेंका जाता है या ऐसी बात की जाती है जिससे समाज में एक दूसरे को लेकर हेट्रेड बढ़ता है, दुश्मनी बढ़ती है, नफरत बढ़ती है। तो अगर ये पोलराइजिंग कैंपेन्स कम हो जाएं साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से, तो इससे समाज में भी एक प्यार बढ़ेगा, सोशल कोहेजन बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या चैलेंजेस जुड़े हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया इज अ फेडरेशन, और अगर इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, लोकसभा के भी और स्टेट असेंबलीज के भी, तो चांसेस हैं कि रीजनल इश्यूज, स्टेट बेस्ड इश्यूज वो दब जाए, वो लोगों के सामने ना आ पाए और सारा ध्यान रहे सेंट्रल पॉलिटिक्स पर। और इससे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक एडवांटेज मिल सकता है ओवर द रीजनल पार्टीज, जिससे इंडिया का फेडरल स्पिरिट कमजोर हो सकती है। और फ्रेंड्स, एक और जो ड्रॉबैक है साइमल्टेनियस इलेक्शन का वो ये है कि इलेक्शंस के थोड़े थोड़े समय पर होने से पॉलिटिकल पार्टीज को फीडबैक मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज को जनता की एक वॉइस मिलती है, उनको पता चलता है कि क्या जनता उनकी पॉलिसीज से सेटिस्फाइड है या नहीं है। और पीरियोडिकली ये फीडबैक मिलने से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज को इंप्रूव कर सकती हैं। पर अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन हो तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये फीडबैक नहीं मिल पाएगा, जिससे पॉलिसी मेकिंग भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। हो सकता है कि गवर्नमेंट्स लोगों के ओपिनियन से काफी दूर हो जाए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन, गुड बाय।